बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर। नाज़रीन, अगर 2025 की बात करें तो इसमें जो है वो 2024 की बात पहले कर लेते हैं। इसमें डॉक्टर्स कम्युनिटी की अगर बात करें तो डॉक्टर्स के लिए मसाइल थे और 2024 उनके लिए कोई अच्छा नहीं रहा था। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो अगर बात करें, खानेवाल के अंदर जो है वो नर्स के ऊपर एक पर्चा हुआ, उसके साथ जो है वो एक साहीवाल का सान्या हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ़ अस्पतालों में इस तरह के जो है वो वाक़यात हुए हैं। 2024 में डॉक्टर्स के लिए कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा, ये डॉक्टर्स कम्युनिटी भी कहती है। लेकिन 25 की बात कर लेते हैं कि साल 2025 के शुरू होते ही क्या डॉक्टर्स को खुशखबरियाँ मिलेंगी, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि दो बड़ी बुरी खबरें डॉक्टर्स के लिए सामने आ चुकी हैं। एक तो ये है कि इस वक्त जो KPI लॉन्च था, जिसका वादा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुक्म भी दिया गया था, वो KPI लॉन्च अभी तक जो है वो शायद डॉक्टर्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बायोमेट्रिक के साथ उसको मुंसलिक किया गया था। वो इस वक्त महकमा सेहत की अगर बात करें तो बायोमेट्रिक का नोटिफिकेशन तो हो चुका है कि जो है वो बायोमेट्रिक होगी, लेकिन जो है वो KPI लॉन्च के ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली गई है और ये डॉक्टर्स का एक बड़ा मुतालबा था। इसी तरह एक और बुरी खबर, जो फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, हमेशा की तरह जो है वो बाहर से पढ़ के आते हैं, NLE इम्तिहान देते हैं, 1 और 2 देते हैं, लेकिन हाउस जॉब इससे पहले बिल्कुल जो है वो डॉक्टर्स को हाउस जॉब जो है वो दी जाती थी, लेकिन अब उसके लिए एक PMDC की जानिब से फैसला किया गया कि हाउस जॉब के लिए एक और टेस्ट होगा ये, लेकिन ये जो है वो टेस्ट लोकल ग्रेजुएट्स के ऊपर जो है वो नहीं लागू होगा। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर ग्रेजुएट्स जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर ये लागू होगा। अगर आपने हाउस जॉब हासिल करनी है तो आपको जो है वो ये टेस्ट अस्पतालों के अंदर पास करना होगा। ये फैसला PMDC ने किया। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि एक और बुरी खबर वो ये है कि महकमा सेहत पंजाब का जो नोटिफिकेशन है कि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो डॉक्टर्स हॉस्टल के अंदर जो रहायश पजीर हैं वो ना सिर्फ यूटिलिटी बिल्स देंगे और वो उन हॉस्टल्स का किराया भी देंगे। ये क्या मरासला जारी कर दिया गया, इसके ऊपर भी जो है राय ले लेते हैं। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शोएब नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है, टेलीफोन लाइन के ऊपर वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। और इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी YDA पंजाब डॉक्टर ज़िशान नूर मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर ज़िशान साहब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा YDA पंजाब के सदर डॉक्टर शोएब नियाजी साहब के साथ। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये 3-4 खबरें आ गई आपके ये साल 2025 के शुरू होते ही, क्या समझते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, थैंक यू कि आपने डॉक्टर्स के इम्पोर्टेंट मसले की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है। जहाँ तक नोटिफिकेशन और PMDC की बात है, PMDC मुख्तलिफ एग्जाम में पहले भी ऐसे करता रहा है, जो कि मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने खुद से नोटिफिकेशन निकाले और बाद में उनको कैंसिल करने पड़े। इसकी बेसिक वजह यह है कि जो PMDC के अंदर जो अरबाब इख्तियार बैठे हैं वो स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करना भी मुनासिब नहीं समझते और जो भी नोटिफिकेशन निकालते हैं वो रातों रात निकाले जाते हैं। उसके पीछे उनकी कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को मसाइल का सामना करना पड़ता है और जब वो चीजें और टेक्निकल खामियां सामने आती हैं तो वो नोटिफिकेशन खुद से ही वापस ले लिए जाते हैं। इसी तरह पहले भी एक एग्जामिनेशन का उन्होंने शेड्यूल किया था, जो कि तमाम जो भी लोग हाउस अफसर बनने के लिए आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स हैं या चाहे प्राइवेट, उनसे एग्जाम लिया जाना था। वो एक दफा कंडक्ट हुआ, उसके बाद उसको खत्म कर दिया गया और जो कंडक्ट भी हुआ उसके रिजल्ट की बेस पे भी हाउस जॉब ना दी गई, वो एग्जाम ही सिरे से खत्म कर दिया गया। अब जो ये है कि अब ये डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के दरमियान। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का मैं आपको बताता चलूं कि ये जब आते हैं अपना ये PMDC से लाइसेंस्ड होते हैं, इनके एग्जाम होते हैं जिसमें NLE का एग्जाम है और इनके बेसिक एग्जाम होते हैं, जो जब भी इनको लाइसेंस इशू किया जाता है उसके बाद ये हाउस जॉब के अहल होते हैं। अब जो ये नया एग्जाम लागू किया जा रहा है, इससे कतई नजर ये कि इससे डॉक्टरों को उनकी क्या क्वालिफिकेशन चेक की जा सकती है। जो हमारा इनसे मुतालबा था PMDC से वो ये था कि आप 60% पे ही इनको एडमिशन दिलवाएं बाहर के मुमालिक में, क्योंकि बाहर के मुमालिक में जिस तरह पहले काजाकिस्तान के अंदर दूसरी रियासतों के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी सामने आया था कि वो सप्लीमेंट्री से भी जो लोग इवन की जिनकी सप्ली होती है उसके बाद भी वो MBBS में एडमिशन ले लेते हैं। तो इस वजह से एक बड़ा मसला सामने आ रहा था जिसको हम भी समझते थे और हमने कहा था कि आप 60% मेरिट लागू कर दें, जो भी MBBS में एडमिशन हो जो पाकिस्तान से हो उसको 60% के बाहर ही उसके बाद भेजा जा सके। लेकिन वो क्राइटेरिया तो फिर ना किया गया, लेकिन जो लोग वहां से MBBS अब करके आ रहे हैं, इनके सारे एग्जाम क्लियर करते हैं और अर्थात 2 से 3 साल वो मुख्तलिफ अकेडमियों में तैयारियां करते हैं, उसके बाद वो जब सारा कुछ क्लियर करके इनके मयार पे पूरा उतर जाते हैं तो अब उनको मजीद एग्जाम से गुजारना मेरे ख्याल में एक लम्हा फिक्रिया है
और एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशन पहले निकाला गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्ट 1 के साथ साथ एक और एग्जाम भी दिया जाएगा, जिससे हमने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी तो उसको वापस ले लिया गया रातों रात। तो इसी तरह ये भी निकाला गया है, हम पीएमडीसी से मुतालबा करते हैं, जो ताज कबीर साहब हैं, पहले भी वो 3 ओहदों पे विराजमान है माशाल्लाह, वो पिम्स के हेड भी हैं और कई ओहदे उनके पास इस टाइम मौजूद हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट के पास अहल और जो अहल अफराद है उनकी शदीद कमी है। ये कातो रिजाल सिर्फ इनके पास पाया जा रहा है कि पीएमडीसी में बगैर इलेक्शन के इन्होंने लोग रखे हुए हैं। पहले तो इनको पीएमडीसी बॉडी के इलेक्शन कराने चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर डॉक्टर शोएब नियाज़ी साहब, आप मुतालबा करें ना, इसके ऊपर भी इलेक्शन करवाएं। ये तो इस्तेकाक आपका है, डॉक्टर कम्युनिटी का, तंजीमों का, ये इसके ऊपर आप मुतालबा करें कि इलेक्शन करवाए जाएं। बिल्कुल मियां साहब, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम ये मुतालबा अभी भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब हम इस पे आगे मूवमेंट भी लॉन्च करेंगे कि जो हक डॉक्टर्स का है किसी भी बॉडी के अंदर, चाहे वुकला की बरादरी है, चाहे दूसरी बॉडी है, उनके अंदर वही लोग इलेक्शन करवा के अपने बंदे ही नॉमिनेट करवाते हैं, जो कि उनके फिर ये जो लाइसेंस के फैसले होते हैं, ये चीजें की जाती हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है कि मंजूर नजर अफराद को नवाजा जाता है। जो लोग सियासी और उनके करीबी होती हैं, पहले भी इन सीटों पे विराजमान रहे हैं, कुछ लोगों को जमाती। तो आप ये समझते हैं कि ये फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट के साथ एक बड़ी ज्यादती है कि जो है वो हाउस जॉब के लिए भी करने के लिए भी उनको अब टेस्ट देना पड़ेगा? सर ये ज्यादती है, और ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि ये खुद इनको टेस्ट वापस लेना पड़ जाना है, क्योंकि ये किस चीज को आगे दूसरे जो फॉरेन इनके साथ अटैच हैं, जिनको पीएमडीसी को जो जहाँ पे एस्टेब्लिश है पीएमडीसी, उनको भी इस चीज में आना पड़ेगा कि आप अपने लोगों से एग्जाम नहीं ले रहे और कुछ लोगों के साथ जिनको आपने खुद ही डिस्क्रिमिनेशन है। मैं डॉक्टर शोएब साहब आपकी तरफ आता हूँ, जहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर ज़िशान नूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पीएमडीसी का फैसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? पीएमडीसी के मियाँ साहब पहले भी इस तरह के फैसले, जिस तरह शोएब नियाज़ी साहब जो हमारे सदर हैं वो बता रहे थे कि आते रहे हैं, और हमें उन्होंने रिवर्ट भी उनको करना पड़ा। जिस तरह आपने माजी में देखा होगा कि एनएलई जो है लोकल ग्रेजुएट्स पे लागू कर दिया गया था, हालांकि यहाँ उनके कड़े एग्ज़ाम लिए जाते हैं और उनका एक सिस्टम है प्रॉपर जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और उनके अंडर है। तो इस तरह उनको एनएलई जैसा एग्ज़ाम भी जो नेशनल लेवल पे था वो ख़त्म करना पड़ा। तो इस तरह के जब वो फैसले करते हैं, जो मावरा कानून है, जो पीएमडीसी का अपना एक लॉ है, जो ऑर्डिनेंस है जिसके तहत पीएमडीसी वजूद में आया, उसमें वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि जो भी फॉरेन ग्रेजुएट्स होगा, जो बैरून ममालिक से बच्चे पढ़ के आएंगे पाकिस्तान के, वो जैसे ही आएंगे उसको 14 दिन के अंदर लाइसेंस दिया जाएगा और वो अपनी हाउस जॉब स्टार्ट कर सकेंगे। तो लेकिन कितना टाइम लगता है अब लाइसेंस देने में भी हमें ये खबर मिल रही है और कंप्लेंट्स आ रही हैं कि 6-6 महीने लगा दिए जाते हैं। और फिर ये टेस्ट एक लागू कर दिया गया है। टेस्ट जो लागू किया है, इसकी कोई फीस वगैरह भी है या ये टेस्ट इसकी कोई फीस नहीं है? जी बिल्कुल, टेस्ट भी लगाया गया है। और हाउस जॉब वाला टेस्ट? जी, हाउस जॉब के लिए, और अनपेड हाउस जॉब है, इसको मुआवजा, लेकिन फीस होगी इसकी कुछ टेस्ट? जी 15,000 रुपए। 15,000 फीस जी मुकर्रर कर दी है जी। और अनपेड है ये हाउस जॉब? अनपेड होती है जी, अनपेड है या अनपेड है? अनपेड है मियां साहब। और ये इस तरह का एग्जाम है जिस तरह उनसे NLE2 आप ले रहे हैं, सेम वही एग्जाम आपके। क्यों ये वजह क्या है इसके पीछे, फैसले की वजह क्या है? वजह ये मुमकिन है कि कुछ जो माइंड सेट है एक पीएमडीसी के अंदर जो बैठा है, वो ये बच्चे जो बाहर से पढ़ के आते हैं उनके खिलाफ उनका जो तासुब है, हाँ कोई एक पॉलिसी ऐसे नहीं हो सकता ना। ये बहुत बार डिबेट हुई है। इस वक्त कितनी बड़ी तादाद डॉक्टर्स की है जो हाउस जॉब करने के लिए बैठी हुई है, इस वक्त वो टेस्ट भी देंगे, फीस भी देंगे। इस वक्त 15 से 2,000 डॉक्टर हैं, 1500 से 2,000 डॉक्टर, और वो टेस्ट देंगे। अब ये किस किस्म का टेस्ट होगा, इसमें क्या क्या होगा? जिस तरह NLE2 होता है उसके 15 स्टेशन होंगे, जो ऑस्की एक एग्जाम होता है, क्लिनिकल ऑस्की एग्जाम। कौन कंडक्ट करेगा? पीएमडीसी? ये हॉस्पिटल लेवल के ऊपर हॉस्पिटल के टेस्ट होंगे। और हम इसको मुकम्मल तौर पे जो है एज ए डॉक्टर्स कम्युनिटी रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जब वो रिजेक्ट करती है। जी, YDA ने अपना जो है ऑफिशियल इस पे आज जो है वीडियो बयान भी रिकॉर्ड हमने करवाया, और मजीद हम इस पे अपनी पॉलिसी देने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आपके भाई हैं और आप उनके स्टांस के साथ खड़े होंगे? जी बिल्कुल। YDA पंजाब मियां साहब, फॉरेन ग्रेजुएट्स हों, लोकल हों, या जो भी गवर्नमेंट के ग्रेजुएट्स हैं, वो जो वाइट कोट है उसके जो हकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं डॉक्टर शोएब नियाज़ी साहब से एक और सवाल करता हूँ यहाँ पर। डॉक्टर साहब बताइए कि एक और मरासला भी हमने देखा है, खबर चल रही ताज़ा
कि हॉस्टल के अंदर जो रैश पजीर डॉक्टर्स हैं, जो पीजीआर हैं, वो भी अब कोई किराया भी देंगे, यूटिलिटी बिल्स भी देंगे, ये एक बड़ी तादाद है डॉक्टर्स की, इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है? सर पहली बात तो ये जिससे आपने पहले फरमाया है कि हमारे जो बेसिक अलाउंसेस है, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस जो कैबिनेट मंजूर कर चुकी है आज से 6 साल से, वो तो गवर्नमेंट दे नहीं सकी, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगर आप ये काम नहीं करते तो आप एक जुर्म के मुत्तकिज़ हो रहे हैं, और आपको 6 साल का एचपी डॉक्टर्स को वापस करना पड़ेगा। उनकी तनख्वाहें जब भी आप ये रिलीज करेंगे तो वो 6 साल तकरीबन जो भी बनता है उनका वो टोटल आपको अदा करना पड़ेगा। दूसरा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट से मंजूर किए हुए हैं। आपने मुख्तलिफ जगहों पर वो लगाने की कोशिश की बायोमेट्रिक, लेकिन इसके साथ आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी नतीजा नहीं कर रहे। इसकी नतीजा ये नहीं कर रहा है कि हमारे बेशतर डॉक्टर जो है वो यहाँ से ड्यूरिंग रेजिडेंसी जॉब छोड़ के चले जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फॉरन वो एग्जाम दे रहे हैं, और इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि आपको आगे जाके काबिल डॉक्टरों की शदीद कमी वाक़या हो जाएगी। पहले ही आपके पास 1800 मरीजों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर की सहूलत मुयसर है, हालांकि WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक आपके लिए तकरीबन हर 400 के ऊपर 2 डॉक्टर्स मौजूद होने चाहिए। यार्डस्टिक आपके तमाम टेरिटरीज, DHUs, THUs, DHQs और RHQs के अंदर अभी तक तकरीबन 59 ईयर्स हो गए, आपने इंप्रूव ही नहीं की। आप उन्हीं यार्डस्टिक पे डॉक्टर साहब, ये तो आपके सारे मुतालबा ठीक है, कई मरतबा प्रोग्रामों के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, आपको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं ये बता दूं कि एक PGR जो डॉक्टर है उसको स्टाइपेंड मिलता है, तो क्या वजह है कि क्यों नहीं वो AC का बिजली का बिल नहीं देते, क्यों नहीं वो जो है वो यूटिलिटी बिल्स हैं या फिर किराया उनको देना चाहिए जब वो उनको स्टाइपेंड मिलता है PGR डॉक्टर को? सर बिल्कुल वो बिल देते हैं, बिजली के बिल पहले भी उनको माफ नहीं है। सिर्फ 1-2 हॉस्टल हैं पूरे पंजाब के अंदर जहाँ के बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, ठीक है, और वहाँ पे भी पहले शुरू किया गया था कि अलहदा बिजली का मीटर दिया जाएगा, क्योंकि जब वो रेजिडेंट डॉक्टर वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे चूंकि 4 से 6 डॉक्टर रह रहे होते हैं तो उनके लिए कैलकुलेट करना मुश्किल होते हैं। अब ये है कि अगर ये वो सिस्टम लागू करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर ये चीजें करना चाह रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से लाएं। मैं नहीं समझता कि रेजिडेंट डॉक्टरों को कोई इशू है कि वो बिजली का बिल नहीं देना चाहते, लेकिन हमें हर जगह पे पोस्ट क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर डॉक्टर्स को बेसिक जो भी सहूलतें होती है वो मुहैया की जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और दूसरी चीजें वो हुकूमत की तरफ से होती है। रेजिडेंसी का मतलब ही यही है कि वो रेजिडेंट है, वो वहाँ पे 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे और वार्ड वीक की ड्यूटियां दे रहे हैं, तो उन पर वैसे बेसिकली ये चार्जेस लागू नहीं होते। हाँ, डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं और फिर बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर बात करते चलें साल 9 के शुरू में ही जो है वो डॉक्टर्स के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, बुरी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, और डॉक्टर ज़िशान नूर मलिक साहब ऐसा मौजूद है। डॉक्टर साहब बताएं कि आप अगर हॉस्टल के अंदर रहते हैं तो आपको किराया भी देना होगा, बिजली का बिल भी देना होगा, तो क्यों नहीं आप देना चाहते? ये मियाँ साहब, जिस तरह पहले भी आपने बताया कि जो ये अभी यूटिलिटी बिल है वो लागू किया जा रहा है, और जो हॉस्टल के रेंट है ये 2015 से आप दे नहीं रहे, ये 300 मुकर्रर किया गया था। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जो है हमारा जो हॉस्पिटल है, मुख्तलिफ अस्पताल हैं पंजाब के, उसमें किराया दिया जा रहा है और पे कर रहे हैं डॉक्टर्स कटौती जी बिल्कुल होती है। उनका जो एक हॉस्टल का रेंट है, जो बिजली का बिल है, वो प्रॉपर दिया जा रहा है। और जहाँ तक बात है कि अलाउंसेस की, जो आपने पहले भी बताया, 2018 से हमारे KPI जो अलाउंस है, अलाउंसेस तो आप मांग रहे हैं, बिजली यूटिलिटी बिल्स, और जो है वो आप किराया देना नहीं चाहते। नहीं, मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ, वो हम दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। तो फिर ऑडिट ऑब्जेक्शन क्यों लगा? ऑब्जेक्शन अब कहीं पे अगर कोई इशू है तो उसको एड्रेस होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स कम्युनिटी से ये जो है हॉस्टल का अच्छा, अगर लागू कर दिया जाए तो आप देंगे? और आपको पता है मियाँ साहब, अगर लागू कर दी जाए तो आप देंगे? बिल्कुल। और जो लागू करने का भी जो एक तरीकाकार है वो भी बैठ के डिस्कस होना चाहिए। आपको पता है एक रूम में कितने डॉक्टर्स रहते हैं? एक रूम में 4-4, 5-5 डॉक्टर्स रह रहे हैं, तो उनके ऊपर बिल डिवाइड कर दें। और बिल्कुल बिल डिवाइड किया जाता है और दिया जाता है। और जहाँ तक अब देखें ना, बात पे रेस की करते हैं। एक नए डॉक्टर को हॉस्टल के अंदर कमरा मिलना कितना मुश्किल है?
कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मिल ही जाता, वो स्पेस होती है। जैसे ही हॉस्पिटल आप में कह रहे हैं एक कमरे में 4-4 3-3 लोग हैं। जी बिल्कुल, स्पेस बनती रहती है। कुछ डॉक्टर्स जब छोड़ के जाते हैं तो फिर अप्लाई करने का एक डेट होता है, प्रोसेस होता है, अप्लाई किया जाता है, उसके बाद उनको। अच्छा, KPI लॉन्च के ऊपर डॉक्टर शोएब नियाज़ी साहब ने बताया कि वो नहीं आपको मिल रहा, फिर कोई हेल्थ स्पेशल अलाउंस भी बता रहे हैं, वो भी जी हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है। फिर 2018 में जो लास्ट टाइम आपको पता है पे बढ़ी थी, उसका जो एक हिस्सा पे दोबारा बढ़नी थी वो 2018 के बाद नहीं बढ़ाई गई, और जो कमीशन बना था और जो हमारी पे उसके मुताबिक बढ़नी थी वो बिल्कुल अभी तक ड्यू है और अभी तक नहीं बढ़ाई जा रही। इस दूसरा पे ये बता दें कि NLE की मूवमेंट में तो आप बड़े सारे मुतारक थे, तो अब ये हाउस जॉब वाला जो इशू है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का, इसके ऊपर आपका अब कोई मजीद आपका इस पर मजीद जो हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग होनी है और उसमें हमारे जो MCPS के इशू हैं और ये जो अलाउंसेस के इशू हैं, पे रेज के इशू हैं, हाउस जॉब का जो टेस्ट लगाया जा रहा है, इस पर मजीद जो है मीटिंग करके YDA पंजाब इस पर अपना लाएमल देगी और हम उस पर इंशाल्लाह जो भी हमारा एक तरीकाकार होगा उसको डॉक्टर शोएब नियाज़ी साहब बताइएगा कि ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम एक नया इंट्रोड्यूस करवाया गया महकमा सेहत की जानिब से, इसको आप कैसे देखते हैं कि बायोमेट्रिक जो एक उन्होंने ऐप बनाई है और उस ऐप के ज़रिए डॉक्टर जब आएंगे वो अपना उसके ऊपर जो है वो अंगूठा लगाएंगे या जो भी बायोमेट्रिक एक सिस्टम है उस तरह उसको बायोमेट्रिक में आ जाएंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर पंक्चुअलिटी और डॉक्टर्स की ड्यूटी पे हमारा कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं रहा। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम था और इस पे जब हमसे पहले भी मौक़िफ़ लिया गया तो इन्होंने प्रोफेसर से ये काम शुरू किया, फैकल्टी मेंबरान से, लेकिन मेरे ख्याल में 2 दिन के बाद वो कई सदरों में नहीं रहा। मेरे ख्याल में वो उस तरह से उसको फिर फर्द मैरिज नजर कर दिया गया। तो ये चीजें जो है अगर गवर्नमेंट इदारा इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो प्रॉपर स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करे, एक ड्यूटी आवर्स मुकर्रर किए जाएं जो कि बाउंडेड हैं 36 आवर्स एक मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, इसी तरह PGR रेजिडेंट के लिए 42 से 48 आवर्स है, इसी तरह प्रोफेसर की ड्यूटी आवर्स है, और उसके बाद अगर जो मजीद ड्यूटी आवर्स होंगे उसके फिर हम मुतालबा करेंगे कि ये उसके लिए आपको एडवांस देंगे, जो भी पैसे बनेंगे वो दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब अगर बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया तो YDA पंजाब फिर क्या करेगी? सर बायोमेट्रिक सिस्टम अगर तो ये लाते हैं और तमाम अक्रॉस द बोर्ड लाते हैं फिर तो हम इसको एडमिट करेंगे और YDA पंजाब पे भी लगेगा, YDA पंजाब पर भी लगेगा। सर YDA पंजाब भी डॉक्टर्स के में ही आती है, फिक्स ड्यूटी आपके साथ तो हम इसको तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी आज हुए तो उसके लिए उसी तरह से जिस तरह से पे किया जाता है गवर्नमेंट इदारों में, प्राइवेट इदारों में, उसी तरह मुतालबा करेंगे कि एक्स्ट्रा ड्यूटी आज के लिए पैसे दें। इस तरह से ये जो उनका सिस्टम चल रहा है कि 72 घंटे आप एक डॉक्टर से ड्यूटी ले लेते हैं तो वो 72 घंटे ड्यूटी फिर बगैर पे के नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपके बहुत सारे सीनियर्स तो वार्ड में नहीं आते, वो तो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ये बात भी तो आपको देखनी होगी ना, हर काम मेरिट पर होगा। आप उनसे लगवाएं, हम तो इस चीज को हौसला अफजाई कर रहे थे कि इन्होंने प्रोफेसर की ये जो शुरू की है ऐप शुरू की है गवर्नमेंट ने कि वो अपने दफ्तर में बैठ के अपने मोबाइल से ही कर लेंगे, हमने इसकी हौसला अफजाई की है और हमने इसके खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया कि आप ये गलत काम कर रहे हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल में 2 दिन के बाद वो खबरों से ओझल हो गया काम, मेरे ख्याल में शायद गवर्नमेंट हिचकिचा रही है प्रोफेसर के साथ 1-to-1 होने से। तो अब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वो ऐप ठीक है? सर हम समझते हैं कि क्लास ऑफ बोर्ड इसको होना चाहिए, और जब हमारा सेक्रेटरीट से रास्ता हुआ था तो सेक्रेटरीट ने ये चीज कही थी कि सेक्रेटरी भी इस चीज को ओबे करेगा, वहां पे भी आपके जरिए अटेंडेंस लगाई जाएगी। तो हम इस हद तक इस चीज को हुए थे, कायल हो गए थे कि अगर हाँ तमाम लोग इस चीज को फॉलो करेंगे तो YDA पंजाब भी फॉलो करेगी। ये बता दें कि हेल्थ प्रोफेशनल लॉन्स, KPI लॉन्स और दूसरा जो अभी ये जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के ऊपर ये जो हाउस जॉब का टेस्ट लगा दिया, नाफिज कर दिया गया, इसका अगर ये आपको नहीं मिलता तो आपका कोई लाहेमल है फ्यूचर में, कोई इhtजाजी लाहेमल या कोई इस तरह की आपका कोई मुतालबा जिसमें आप कुछ मामलात रखेंगे और कुछ महकमे के सामने ये बात? सर इस पे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारी एक मीटिंग अरेंज हुई है जो कि नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में होने जा रही है, जिसमें हमारी तमाम जनरल काउंसिल भी इनवाइटेड है। तो अगर तो उसमें हमारे इश्यूज
पे बाकायदा तरीके से बहस होती है और वो फिर रिजॉल्व की तरफ जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद हम बाकायदा कन्वेंशन करके लाहौर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर एक बाकायदा मूवमेंट लॉन्च करने का इरादा रख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर ज़िशान नूर मलिक साहब बताएं कि ये जो डॉक्टर इतने पैसे खर्च करके फॉरेन कंट्री से डिग्री हासिल करते फिर इधर आते हैं और इनको नौकरी नहीं मिलती, तो आप क्या समझते हैं कि फिर ये अब इनको जाना चाहिए उधर? ये फिर इस तरह जब पाकिस्तान में आकर उनको लाइसेंस हासिल करने के लिए टाइम लगता है, हाउस जॉब के लिए टेस्ट देना पड़ता है, तो फिर क्यों जाते हैं वहाँ पर? मियाँ साहब, ये टेस्ट तो होना चाहिए जहाँ तक टेस्ट की बात है, और जहाँ जॉब की बात है तो आप देख लें कि पाकिस्तान में कितनी एक यूनिवर्सिटीज़ जो है ओपन हो गई हैं। आप लाहौर को ले लें, क्या जितनी डिग्रीज़ दी जा रही हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं 2024 में, क्या उसके मुताबिक 2024 में उनको जॉब मिली? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जॉब देने के लिए आपको पढ़ाई नहीं करनी होती, पूरी दुनिया के रास्ते आपके लिए ओपन है। वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है, ये उनका हक है कि उनके पास ये राइट होना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चे को बाहर पढ़ाना है, पाकिस्तान में पढ़ाना है। मेन चीज़ है कि जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं आप उस चीज़ के काबिल होने चाहिए और उससे आपका अबूर होना चाहिए, और पूरी दुनिया आपके लिए रास्ते ओपन करती है। रेजिडेंसी प्रोग्राम चल रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, अपने वेलकम कर रहे हैं डॉक्टर्स को। आप भी जो है YDA ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं, नामजद हुए हैं, आप मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर बायोमेट्रिक आ जाता है तो YDA पंजाब का क्या बनेगा? ये काम अस्पताल में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो YDA पंजाब फिर सर आपको एक बात बताऊं आदमिया साहब, YDA पंजाब का एक जो है ये बयानिया है कि जितना हॉस्पिटल्स में आपको पता है YDA पंजाब होती है या हॉस्पिटल्स में जो YDA के लोग ड्यूटी करते हैं, इतना आम डॉक्टर भी नहीं करता। हम पूरा दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। आप कितनी ड्यूटी करते हैं? मैं जो हमारे मुख्तलिफ रोस्टर होते हैं ड्यूटी के, डेली भी जाना होता है और फिर 24 आवर्स की हमारी कॉल्स भी होती हैं। लास्ट मंथ में मेरी 4 कॉल्स भी रही हैं, फिर डेली आना जाना भी हॉस्पिटल में रहा है, वार्ड में। यानी आपको बायोमेट्रिक से कोई मसला नहीं है YDA पे? बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि डॉक्टर्स के जो रोस्टर्स हैं वो तो बहुत कम आते हैं ना वार्ड में। हमें भी 15 साल हो चुके हैं। वो बहुत सारे अक्सर आते भी हैं जो रेगुलर आते हैं, बहुत सारे नहीं भी आते। बिल्कुल इस तरह है, और अभी मॉनिटरिंग का प्रोसेस आपको पता है पंजाब भर में शुरू हो गया है। तो बहुत से अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं जो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर टाइम पे आते हैं, प्रॉपर टाइम पे जाते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई इशू है उसको एड्रेस होना चाहिए और उसका हल निकलना चाहिए। हाउस जॉब में होता क्या सीखते क्या है? हाउस जॉब में जो है 1 साल की रोटेशंस होती हैं, जो कि एक यंग डॉक्टर्स जो है अपनी तालीम मुकम्मल करके आता है, उसकी 4 रोटेशंस होती हैं, 2 मेडिसिन की, 2 सर्जरी की। एक एलाइड होती है मेडिसिन की, एक एलाइड होती है सर्जरी की। तो आप आवाज़ उठाते रहेंगे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की? YDA पंजाब जो भी पॉलिसी बनाएगी हम इंशाल्लाह उस पर खड़े हैं, और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हों, लोकल हों, जहाँ भी हमें अपने इशू पे आवाज़ देंगे, जितना मुमकिन होगा उनकी हेल्प करेंगे। ज़िशान नूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की आवाज़ हमेशा बनते रहते हैं और आज भी बने हैं। और डॉक्टर शुएब नियाज़ी साहब ओवरऑल कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने भी बात की, उनके जो है वो मसाइल उन्होंने डिस्कस किए और उन्होंने अपना लाहम भी बताया। तो आपका भी डॉक्टर शुएब नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक तो ये है कि एक बड़ा खौफनाक, बल्कि 2 खौफनाक एक्सीडेंट हुए हैं, और जो ऑल्टो गाड़ियाँ हैं जब उनको देखा गया तो उनका जो है वो ऐसी सूरत हाल थी कि उसमें कई फैमिली मेम्बर जो है वो हादसे में जो है वो जाँ बहक हो गए। और ऑल्टो की कुछ 2 गाड़ियाँ जो ऑल्टो जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, ये ताज़ा तरीन उनकी सूरत हाल के बाद जो है वो पता चलता है कि ये कितनी नाकस और निकम्मी किस्म की ये ऑल्टो गाड़ियाँ सुजुकी की बनी हुई हैं। और खौफ पैदा होता है कि इसमें अगर आप लॉन्ग रोड पर सफ़र करेंगे तो कितना ख़तरनाक बात है। इसी तरह जो है वो इसमें मज़ीद बात करेंगे दूसरी ताजरों के हवाले से कि इस वक्त हुकूमत का दावा है कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो चुकी है और उसके साथ जो है वो महंगाई पर कंट्रोल किया जा चुका है। तो ताजर बरादरी इसके ऊपर क्या सोचती है? तो हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले गाड़ियों के मामले के ऊपर हम बात करेंगे। आसिफ अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन है। आसिफ अख्तर साहब, वेलकम प्रोग्राम में आपको कहते हैं।
और टेलीफोन लाइन पर अशरफ भट्टी साहब सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे महंगाई के हवाले से, उनके क्या मसाइल हैं, क्या वो मुतमिन है। आसफ अख्तर खान साहब, ये जो अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा, ये जो आल्टो गाड़ियाँ जिनके एक्सीडेंट हुए हैं और उसमें पूरी पूरी फैमिलियाँ अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। आप क्या समझते हैं कि ये गाड़ी जो है वो इतनी महंगी गाड़ी हम खरीदते हैं और क्या ये हम मौत खरीद रहे होते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ नवीद साहब, थैंक यू आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। तो भाईजान, मैं तो ये चीज़ें दिल में लेके बैठा हुआ था, आपके प्रोग्राम के वसत से मैं ये आवाम को बताऊंगा कि देखें, एक बंदे ने बहुत ज़्यादा पैसे दे के गाड़ी ख़रीदी और म्यार उसको कितना कम मिला कि उसकी फैमिली भी चली गई। अब ये देखें कि भी आपने 30 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर, उसके ऊपर आज भी 1 लाख रुपया ओन ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। ये जब गाड़ी आल्टो आई थी ये 12 लाख रुपए की थी, अब ये 30 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए इसके ओन है 31। मैं ये सवाल करूँगा कि अगर ये जो 18 लाख रुपए आपने ज़्यादा लेना शुरू कर दिया लोगों से, तो उसमें आपने डाला क्या हुआ है? इससे तो फिर बंदा बाइक पे सफ़र कर ले। ये 30 लाख रुपए की गाड़ी लेके आपकी फैमिली या आप सेफ नहीं है तो क्यों लगाना है 30 लाख रुपए? आप फिर बाइक पे या रिक्शे पे सफ़र करें। और भाईजान, ये जानलेवा गाड़ियाँ, ये कौन लोग हैं जो प्रमोशनें कर रहे हैं, इनके पैसे लेके लोगों को कह रहे हैं कि ऑल्टो लें, जैपनीज़ गाड़ियाँ छोड़ दें। जैपनीज़ गाड़ियाँ कैसे छोड़ दें भाईजान? 6-6 एयर बैग हैं गाड़ी में, उनकी ब्रेकें देखें, इनके पैडल देख लें। आप गाड़ी को खोल के खुद देखें ना कि इसमें 30 लाख रुपए वाली क्या चीज़ है। इसको पूरा तोल के आप बेचें ना तो ये मेरा ख्याल है नवीद भाई 2 लाख की भी नहीं बिकेगी। और ये 30-28 लाख रुपए की कौन सी चीज़ें इसमें डली हुई हैं जिसकी वजह से ये 30 लाख की है? मेरा सवाल ये। और दूसरा ये भाईजान, ये गाड़ियाँ, इन पे ये एक हादसा नहीं हुआ, इन पे बहुत से हादसे होते हैं। ये तो बना उज़बिल्ला पूरी फैमिली अल्लाह के पास चली गई है उस बंदे की, और उसके पास उसकी गाड़ी की हालत देखें और रोना आता है इस मुल्क के हालात को कि एक जो जान है, एक इंसान की मौत सारी इंसानियत की मौत है, लेकिन यहाँ पे किसी का मरना जो है ना, उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं, उस पर भी, उसके ऊपर भी ये कहा जाता है कि यार इसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी इसलिए मर गए सारे। भाईजान, सीट बेल्टें आपने, कंपनी ने लगानी है कि जिसने ख़रीदी उसने लगानी है? भाईजान, खुदा का खौफ करें, अपने माल के लिए पाकिस्तानी अवाम को ना मारें। एक गाड़ी बता दें मियाँ साहब ऐसी जो पाकिस्तान में बन रही हो जिस पे आप यकीन करें। ये सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान में जो है वो बाहर से आती हैं? भाईजान, ये कहते इधर ही हैं, पाकिस्तान में बन रही हैं, लेकिन नहीं, ये हमें जोड़ तोड़ के दे रहे हैं। कोई चीज़ें इसकी थाईलैंड से आ रही हैं, कोई चाइना से आ रही हैं, तो ये सारी जोड़ तोड़ के हमारे आगे पेश कर दी जाती हैं। कोई बंदा पूछने वाला नहीं है इनको। वाम क्या करे? अब आप वाम तो फिर जो है वो सस्ती गाड़ी खरीदना चाहती है। देखें अवाम क्या करे, पानी सस्ती है या वो महंगी है? वसीम भाई, अवाम क्या करे? आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। हम जब किसी से बात करते हैं कि अवाम क्या करे, वो सबसे पहले हमें कहता है ये पाकिस्तान छोड़ दे, इसके अलावा हल क्या है? आप पाकिस्तान में सबसे शुगर, पाकिस्तान में देखें, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान लोगों को है। आपने तो कोई बंदा कहता है ना यार ये इन चीज़ों में बेईमानी क्यों हो रही है, ये मोबाइल लिया, गाड़ी लिया, ये चीज़ें ली महंगी और ये इसमें फ्रॉड था, तो मेरा एक सवाल और मेरा एक जवाब होता है कि यार यहाँ पे जो डिस्प्लिन है वो एक बंदा बचाता, सर दर्द के लिए लेता है, वो 1 रुपये या 2 रुपये की चीज़ है, वो 2 नंबर है। वो देखें आप, आए मैं आपको दिखाता हूँ कितनी चीज़ें 2 नंबर है, खाने में कितनी चीज़ें 2 नंबर है, घी में कितनी चीज़ खाने वाली जिनसे हमारी ज़िंदगी वाबस्ता है वो चीज़ें 2 नंबर है, तो गाड़ियों में क्या नहीं होगा? अब गाड़ियों में हमारे पास लाइन क्या है बताएं मुझे आप। हम ये जो प्लेटफॉर्म गाड़ियाँ हैं, जब ये कोई भी गाड़ी नहीं आती है, अब ये आई हैवल आई, BYD, स्पोर्टेज आई, किया आई, जितने भी ब्रांड आते हैं जिनके पास पैसा है वो एकदम उनसे डील करते हैं। और इन्हीं साहब, ये जो हमारे मंज साहब हैं, ये जनाब वहाँ से पैसे लेते हैं करोड़, किसी से 2 करोड़, और वो प्रमोशन चलाना शुरू कर देते हैं। जी छोड़ें जी, ये गाड़ी बहुत अच्छी आ रही है। जब आप 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले लेते हैं, अब हैवल जा रही थी, इन्होंने तो लोग खुद भी तो जरा चेक करें ना, वो प्रमोशन के ऊपर ना जाए, वो तो पेड होता है ना, पेड कंटेंट होता है। हमारे लोग तो टूथपेस्ट भी वो लेते हैं जो टीवी पे आती है, उन्होंने ये नहीं देखना इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। इसीलिए तो मैं अवाम पे ये रोना आता है कि अवाम जो है ये कर क्या रही है।
अपने साथ। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आता हूँ, अशरफ भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। अशरफ भट्टी साहब, बताइएगा इस वक्त आप मुतमिन है, ताजर बरादरी मुतमिन है इस वक्त, क्या जो है वो माशी सूरत हुकूमत का दावा है कि जो है वो बेहतर हो चुकी है और इस वक्त ताजरों के लिए एक बड़ा जो है वो बहुत अच्छा इस वक्त टाइम है, महंगाई की शरह में कमी आ चुकी है, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, एक हद तक तो कमी आ चुकी है, तो सस्ती चीजें वो छुई हैं, कुछ महंगी है अभी तक, लेकिन जिस डगर में हुकूमत चल रही है ना, मुझे उम्मीद है कि ये बेहतरी आएगी। ठीक है, क्योंकि काफी कुछ रियायत मिल रही है, काफी कुछ सस्ती चीजें हो रही हैं और मार्केट के हालात जो है ना रिटेलर के, वो बेहतर हो रही है। मैं चूंकि अनारकली को भी डील करता हूँ, वहाँ का प्रेसिडेंट भी हूँ, लेकिन वहाँ बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। आसिफ अख्तर साहब, बताइएगा कि एक जो आल्टो गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, आल्टो गाड़ी अगर आप चला रहे हो मोटरवे के ऊपर और साथ एक बड़ी बस, मुसाफिर बस अगर गुजरती है और बाज़ दफ़ा आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपने उस स्टीयरिंग जो है वो इतना, आप बड़े ऐसे माहौल में जा रहे होते हैं, एक बड़ा उसको ये कह लें कि स्टीयरिंग के ऊपर इतना सख्ती से हाथ नहीं होता, तो ये तो गाड़ी जब इतनी तेज़ हवा होती तो ये तो हिल जाती है गाड़ी भी। जी जी, मियां नवीद साहब, मैं आपको पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। आप कह रहे थे कि भाई अब गाड़ी लेनी हो तो क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लमों से कैसे निपटना चाहिए। अब ये देखें कि 30 लाख रुपए की ये बंदा गाड़ी क्यों ले रहा है कि 30 लाख रुपए में 2006 मॉडल की जो होंडा सिटी है उसकी इनवाइस 7 लाख रुपए है। अब आप मार्केट में चलेंगे तो लोग उसका भी 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब आप इसमें क्यों घुसेंगे कि आप कहेंगे ये 2024 मॉडल है तो इतने पैसों में नहीं तो मिल रही है। मैं सबसे पहले तो हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी दुनिया में गाड़ी आपने ख़रीद ली है ना तो वो चल गई है। कोई भी चीज़ है अगर यूज़ हो गई है तो उसकी वैल्यू डाउन होती है। ये दुनिया का पहला कंट्री है पाकिस्तान और वाहद कंट्री है कि इस पे आप गाड़ी लें 30 लाख की, उसको रज के चलाएं, तोड़ें पन्ने और बाद में उसको 60 लाख की बेच दें। ये कौन सा कंट्री है दुनिया में जिसमें ये होता है? नहीं, इस वक्त जो एक गाड़ी की बात नहीं, मैं कहता जितनी भी गाड़ियां हैं पाकिस्तान में इस वक्त, क्या जितनी इनकी प्राइसेस हैं इतनी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। होंडा सिविक की इनवाइस 18 मॉडल की 25 लाख रुपए है, वो 52 और 55 के पाक व्हील पे ऐड लगे हैं। और दूसरी बात ये है भाईजान कि हमारी हुकूमत को चाहिए, बाहर के लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग कारोबार करें, गाड़ी लें और 4-5 साल चलाएं, वो डबल महंगी हो जाएगी। तो यही हो रहा है, यही तो हो रहा है, हो क्या रहा है कि यही हो रहा है। अब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक प्राइसेस के ऊपर कोई किसी किस्म का हुकूमती कमेटी, कोई अथॉरिटी बन जाए। कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है पुरानी गाड़ियों का। आप गाड़ी लें और महंगी बेचें और ऐश करें, और कोई मरता है तो मर जाए, कोई जी रहा है तो जी रहे। अब जापान की तरफ या चाइना के देखें, चाइना की कोई भी चीज़, आप मोबाइल भी चाइना का ना लेंगे लेकिन आप गाड़ी अब चाइना की, इनके पैसे लेके प्रमोशनें कर रही हैं चाइना की। अब जिन्होंने गाड़ियां चाइना की जितनी भी कंपनी आई हैं सारी रो रहे हैं उसकी वजह से। अब देखें जितनी भी नई गाड़ियां हैं, अब BYD की ये प्रमोशन कर रहे हैं पैसे ले लेके। अब जब लोग बेचारे वो गाड़ियां ले लेंगे तो वो जब देखेंगे चाइना तो गाड़ी में कुछ दे नहीं रहा। वो भाईजान चाइना जापान तो बताया ना हल भाईजान, ये हल सिर्फ पाकिस्तान की कार लीडर एसोसिएशन की एक बड़ी तंजीम की आप रहनुमा है भाईजान, कोई हल बताएं, लोग देख रहे हैं आपको। हल ये है भाईजान के देखें, फिर मोटरसाइकिल और साइकिल पर रहें भाईजान। अब आपके मुल्क के हालात ये हैं भाईजान, आपके मुल्क के हालात ये हैं। देखिए इंडिया ने रेंज रोवर बना ली है, दुनिया में सबसे खूबसूरत और पावरफुल गाड़ी है जिसको पूरी दुनिया में लाइक किया जाता है, रेंज रोवर बना ली है। आप ये जो सुजुकी बना रहे हैं, टोयोटा बना रहे हैं, वो 80-80 लाख रुपए की टोयोटा और होंडा बेच रहे हैं। हमारा तो कारोबार ही खत्म हो गया। आप समझते हैं हुकूमत का इस शोबे के ऊपर या इसके ऊपर फोकस नहीं है? बहुत ज़्यादा जो है ना ये इसको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि जितना भी इस कारोबार में आप घुसेंगे ना आपको नज़र आएगा कि भाई यार ये 6 मॉडल 7 मॉडल 10 मॉडल 15 मॉडल गाड़ियाँ मांग रहे हैं, नहीं किधर है। नहीं 80 लाख की, करोड़ रुपए की वो गाड़ी है जो 30 लाख रुपए थी, उन्होंने उठा के 50 लाख, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और सबसे पहली बात ये कि मयार तो देखे ना क्या है गाड़ी का। जिस गाड़ी को कोई प्रमोशन, कोई टिकटॉकर उसको पैसे लेके तो उसकी प्रमोशन कर देता, वो हाइप पकड़ लेती है, बाद में लोग बेचारे उसको करोड़ वाली गाड़ी को तो नाज़रीन जो है ना ये भी करें कि टिकटॉकर के कहने के ऊपर गाड़ी ना खरीदें, बस अपना माइंड भी लगाएं। माइंड किस पे लगाएं? गाड़ी बताएं ना, पाकिस्तान में है कौन है, कौन सी गाड़ी है?
गाड़ी नहीं, कोई आल्टो लें और मरे और कोई पूछने वाला भी नहीं। और दूसरी बात है, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला इन्हीं 2-4 दिनों में बुला रहा हूँ मैं ये सब कंपनी टोयोटा, होंडा और सुजुकी वालों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग करूंगा इनके साथ और उनसे पूछूंगा कि ये जो गाड़ियाँ हैं इनमें जो बंदे मर रहे हैं, देखिए मर्सिडीज़ है या BM है या रेंज रोवर है, वो बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर जाके वो देखिए सिक्योरिटी के लिए उन्होंने क्या क्या लगाया होता है और वो देते हैं सिक्योरिटी। लेकिन आपकी इनकी क्या सिक्योरिटी? आपकी एसोसिएशन भी तो इस मामले के ऊपर खामोश रहती है, कोई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई आप मामला उठाते नहीं है, कोई आपको लोगों को अवेयरनेस नहीं देते। आपने अवेयरनेस देनी है, हुकूमत ने क्या अवेयरनेस देनी है? भाईजान अब इंशाल्लाह ताला जब से मुझे ये ओहदा मिला हुआ है मैं तो अवेयरनेस लेके भागा फिर रहा हूँ, अवेयरनेस दे रहे हैं, दूसरा प्रोग्राम है आपके ठीक है। और इंशाल्लाह ताला भाईजान ये आपके प्रोग्राम के जो तवासुस से ना हमें जो कुछ मिला है बहुत ज्यादा मिला है। करते पहले इनकी तो लिस्ट बनाए ना, ये तो इंशाल्लाह ताला प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इसके ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं मजीद भी करूंगा इंशाल्लाह। पहले जो है ना वो जो हमारा जो इनसे जो हम करेंगे ना टोयोटा होंडा और सुजुकी वालों के जो ओनर हैं, ये जितनी डीलरशिप को बुलाऊंगा वो भी इंशाल्लाह आप भी लाइव चलाएंगे उसको। मैं ये कहता हूँ आप पैसे लें, 30 लाख ना ले, 50 से कम ना दे गाड़ी, लेकिन वो दें कि इंसान की जो फैमिली है ना वो सेफ हो। नाज़रीन, राना अब्दुल राफे साहब CEO फ्राई चिक्स उन्होंने हमें ज्वाइन किया और इनसे पूछते हैं। राना साहब बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल कारोबार की, क्या मुश्किलात आपको हैं और महंगाई की आप क्या सूरत हाल समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारा जो है बुला के हमें अपना मौक़िफ़ देने का मौका देते हैं। और क्योंकि मैं ग्रोसरी का रहीम स्टोर के नाम से लाहौर में काम कर रहा हूँ और फूड का फ्राई चिक्स के नाम से, तो 2 डिफरेंट किस्म की अगर इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए तो पिछला 1 साल जो इस हुकूमत का आया है, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना रफ़ पैचेस थे बिजनेसमैन्स के लिए, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अपनी यूटिलिटी कॉस्ट है, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये दोनों काम ऐसे हैं जो जिसमें कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो ये दोनों काम ग्रोसरी स्टोर्स के और रेस्टोरेंट्स के ऐसे काम है कि इसमें आपको अपने आप को सजा के बैठना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की जो इस वक्त कॉस्ट है, ख़ास तौर पे जो बिजली के बिल हैं, वो सब इतने जो है वो इतना रफ़ पैच दे देता है कारोबार को कि ये जो गर्मी के महीने आते हैं इसमें बड़े बड़े स्टोर, बड़े बड़े दुकानदार परेशान होते हैं अपने ख़र्चे पूरे करने के लिहाज से। अल्टीमेटली उनको अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं जिसका बर्डन आता है आवाम के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि 2025 की कोई ताजर दोस्त पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसका एंड बेनिफिट आम आवाम को आए। तो इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं हमारे रेट लिस्टों की और बेसिक ग्रोसरी की चीज़ों की, उसमें हमें 2024 में कुछ इश्यूज़ इस तरह के आए कि एक चीज़ मंडी में 100 रुपये की मिल रही है और रेट लिस्ट कह देती है ये 80 रुपये की बेचो, नहीं तो आपको जुर्माना है, आप पे FIR है, ये है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं ये कारोबारी लोगों को। तो ये राना साहब, ये रेट लिस्ट जब बनती है तो आपको साथ बैठते हैं, आपसे भी पूछा जाता है या रेट्स फिक्स किए जाते हैं? अब ये हुकूमत फिक्स करके आपके ऊपर लागू करती है? अच्छा, बीच में ये पॉलिसियाँ शुरू हो गई थी कि अकबरी मंडी के लोग और लाहौर सुपरमार्केट एसोसिएशन की टीम और जो DC साहब हैं ये मिल के रेट तय करते थे। लेकिन अब रिसेंटली कुछ चीज़ों में फिर ऐसा आ चुका है कि एक चीज़ जो है वो मार्केट से, मंडी से हमें 100 रुपये की मिलेगी, उसको वहाँ से लेके आएंगे, उस पर कैरेज डलेगा, उसके बाद वो पैकिंग होगी, उस पर पैकेजिंग में वेस्टेज भी होगी, वो सारे खर्चे डाल के तो वो 100 वाली चीज़ आपको कोई 110-15 की पड़ेगी। रेट लिस्ट कह देगी कि ये चीज़ आप 80 रुपये की बेचें और अगर आप नहीं बेचेंगे तो आपको जुर्माना है, आप पे FIR है, आपको ये नहीं कि 100 किस्म की चीज़ें तंग करने के लिए। बिल्कुल राना साहब, जिस तरह अभी स्मोक था उसमें भी आपको स्मोक के आने के बाद भी मुश्किलात हुई ताजर बरादरी को, मार्केट्स बंद करनी पड़ी जल्द और उसके साथ जो है वो होटल बंद करने पड़े। ये टाइम गुजर गया, आगे फिर मौसम आने वाला है गर्मी का, तो उसमें जो अभी आपने बात की है कि इतनी महंगी बिजली और बिल ज़्यादा आते हैं, तो फिर आपको लगता है कि 2025 में कुछ आपको रिलीफ मिलेगा, कोई बेहतरी आएगी, कोई उम्मीद की कोई एक किरण नज़र आती है आपको? देखें, उम्मीद तो रखनी चाहिए अच्छे की, लेकिन अगर हम 2024 की पॉलिसीज़ देखें तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से एक ही मैनेजमेंट थी, बंद मैनेजमेंट। लोड शेडिंग ज़्यादा हुई जी, बिजली को कवर करने के लिए 8 बजे दुकानें बंद कर दें। स्मॉग आई तो 8 बजे हर चीज़ बंद कर दें, 7 बजे बंद कर दें। पूरी दुनिया में जितने मुल्क कामयाब है ना, वो कारोबारी लोगों की वो रीढ़ की हड्डी हैं। जितना कारोबार फैलेगा उतनी टैक्स कलेक्शन होगी, उतनी नौकरियां होंगी। ये सारी एक बेसिक सी चीज़ है समझने वाली। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि हर
कोई जब मसला आता है, बजाय उसकी को पॉलिसी ऐसी बनाने की कि उस पर मेहनत हो, ये बस कहते हैं बंद कर दो, हर चीज़ बंद कर दो, बंद मैनेजमेंट, ये हो गया जी बंद कर दो। मैं जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा मैनेजमेंट से, लाहौर के जो इंतज़ामिया है सबसे, कि कोई जो है ना ताजर दोस्त पॉलिसियाँ निकालें इस तरह के मामलात में। बिल्कुल ठीक है। आसिफ खान साहब बताइए कि जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कोई हो सकता है कि वो आ जाएं और ये जो है वो सस्ती पड़ें, पेट्रोल इस्तेमाल ना हो, कोई बेहतरी आ जाए, स्मोक भी ख़त्म हो सकती है, ताजर हज़रात भी खुश हो जाएंगे, मार्केट्स तो जल्द बंद कर दी जाती हैं। माशाल्लाह, ये अब्दुर्राफिक भाई की जो बातें सुनी हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा। मार्केट के हवाले से जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 2024 में ना हमने दिन में और रात में और ख्वाब में ताला ही देखा है। हर बिज़नेस में बिल्कुल लॉक था। ये साल बहुत सख्त था और बड़ा टाइट था। और गाड़ियों को इलेक्ट्रिक की जो बात की है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी एक दोस्त ने ली है, तो वो मैंने उसको बेची थी टेस्ला, तो वो रोज़ रोता है कि भाईजान ये मेरे साथ तुमने क्या जुल्म किया। अब ये देखें, टेस्ला मंगवाई हुई है लोगों ने गाड़ियाँ पाकिस्तान में, और ये जो मंज साहब है उन्होंने पैसे लेके क्या यहाँ पे प्रमोशनें चलानी शुरू कर दी हैं BYD की। अब जिनके पास जो टेस्ला है ना गाड़ियाँ, वो बेचारे घरों में लेके बैठे हुए हैं, उनकी गाड़ियों की प्राइसेस लग ही नहीं रही। बेचारे जिसको मैंने 2 करोड़ की गाड़ी बेची थी ना, आज वो टेस्ला आपको 120 की बेच रहा है, क्योंकि वो अब यही ट्रेंड लेके आ रहे हैं ना, पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ नहीं रखनी चाहिए। अब लोग उन गाड़ियों से भागेंगे, नहीं लेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आपने ले ली। इलेक्ट्रिक गाड़ी ऐसी है, जब उसको वो उसकी जो ख़त्म हो गया ना, उसकी जो माइलेज लिखी हुई है पूरी, ठीक है, तो पंप पे आपने गाड़ी लिफ्ट करा के लेके जानी है। अब आप पहले उसका तो ख्याल रखा जा सकता है, नहीं रखा जाता भाईजान, वो जब चलती है ना तो चार्जिंग मुख्तलिफ, जिस तरह पेट्रोल पंप से इस तरह चार्जिंग पॉइंट्स बन गए, वो पॉइंट बने हुए हैं ना, वो ऐसा है कि वो पॉइंट चलते ही नहीं है। अब हमारे जोहर टाउन में नहीं चल रहा, सिर्फ DHA में एक चल रहा है। अगर 8 पॉइंट पाकिस्तान में बने हुए हैं तो उसमें सिर्फ 3 या 4 चलते हैं। जब आप बिल्कुल आप वो 20 या 15 पॉइंट रह गए होंगे, जब आप पहुंचेंगे आपको पता है कि वो सामने है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब वहाँ पे चले जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी हमारा काम नहीं कर रहा। अब वहाँ से आप निकलेंगे, आप वो वहाँ पे आपके 4 पॉइंट रह गए, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से दूर से आके लेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक अभी तक कामयाब नहीं हुई गाड़ी, बिल्कुल बुरी तरह। और जो है ना, इस पे ड्यूटी भी उन्होंने ज़्यादा कर दी है। और हाइब्रिड पे ऐसा तो नहीं आप लोगों का बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा और आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कामयाब नहीं है? बिजनेस ठप क्या करना है, शाम के पीछे तो अंधेरा ही है ना। बिजनेस तो पहले ही ठप पड़ा हुआ है, इन्होंने ठप कैसे करना है? आप कोई भी देखें, गाड़ी जो है वो हमने बेचनी कौन सी है, हमें तो ये नहीं पता चलता गाड़ी बेचें कैसे और कौन सी बेचें। जब गाड़ियाँ बिकना शुरू हो जाती हैं तो उनके ऊपर ऑन चले जाते हैं, वो महंगी हो जाती हैं। अब हाइब्रिड पे जो इन्होंने पैसे कम किए थे, ड्यूटी कम की थी, वो उन्होंने अब डबल कर दिया। वो जो गाड़ियाँ पोर्ट पे खड़ी थी वो डबल ड्यूटी से हमने पे किए, वो भी कोई नहीं ले रहा। अब पूरी दुनिया में उन्होंने 25 के बाद गाड़ियाँ जो है ना, कहा है कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ बंद कर दें, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड को लेके आए। आसानी होगी मुल्क में भी, और ये जो आलूदगी वगैरह उससे भी बचेंगे, पेट्रोल के पैसे भी बच जाएंगे आपके। लेकिन ये तो आप ये कह रहे हैं कि ये नाकाम, इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो नाकाम है पाकिस्तान? अभी फ़िलहाल तो नाकाम है भाईजान। अगर आपकी हाइब्रिड गाड़ी को ख़राब हो गई है, मैकेनिक पैसे इतने मांगेगा, क्यों बार बार होंडा और इस पे भाग के आते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक इसका कोई लाएमल नहीं बना हुआ कि भाई आप इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ी रखें। ख़राब होगी तो गई, पैसे गए आपके। बिल्कुल। जो है वो राफी साहब ये बताएं कि कमेंट दे दें एंड पे इख्तिताम होने वाला प्रोग्राम का, कि क्या इक़दाम ऐसे होने चाहिए आप ताजर बरादरी के लिए, क्योंकि ताजर बरादरी ही एक रीढ़ की हड्डी है। आप क्या समझते हैं कि इस 2025 आ चुका है, क्या ऐसे इक़दाम किए जाएं कि जो है वो आप खुशहाल हों और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले सूरत हाल भी बेहतर हो? सबसे पहले जो है ना, वो इंतज़ामिया के लिए और सबके लिए ये समझना ज़रूरी है कि कारोबारी लोग चोर नहीं हैं। उनको तो आपको समझते हैं वैसे? हमें ऐसे महसूस होता है कि हमें बजाय कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जाए हमारे साथ बैठ के हर वक्त। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, एक सब रजिस्ट्रार साहब आ गए हमारे स्टोर पे, कहते हैं जी खजूरें आपकी महंगी हैं। उनको मैंने दिखाया कि जो DC की रेट लिस्ट है उसमें खजूर है ही नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग ऐसे ही जो है ना, वो ब्लैकमेलिंग के लिए या तंग करने के लिए आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हम लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, आसिफ साहब हैं, इन सब लोगों ने लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, ये टैक्स देते हैं, इनके ज़रिए एक बंदे के ज़रिए बहुत बड़ी रकम सालाना हुकूमत को मिलती है। तो इनके साथ मिल के को बैठ के पॉलिसीज़ बनाई जाएँ और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिससे आवाम का और लोगों का फ़ायदा हो।
यानी एक बात है कि आप एक हुकूमत एक वो रख दे कि जी जो पूरे साल में कोई 200 लोगों को जॉब दे रहा है उसके लिए को हम ये सॉफ्ट पॉलिसी कर देंगे। तो इधर तो लोगों को अपनी असलियत, अपने नंबर्स, अपनी वैल्यूज़ छुपानी पड़ती हैं हुकूमत से। इस तरह का एक निज़ाम चल रहा है। तो अगर इसको आपस में बैठ के कोई अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, हर बिजनेसमैन तैयार है, कोई ये नहीं कहता कि हम गवर्नमेंट से छुपें या भागें। सब बैठ के एक पेज पे पॉलिसीज़ बनाने के लिए, टैक्स देने के लिए, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका कोई एक लाहे अमल बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जो है वो राना अब्दुल राफिज साहब हमारे साथ मौजूद थे और आसिफ अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सूरत हाल के ऊपर बात की और जिस तरह इस वक्त ताजर बरादरी क्या कहती है, वो तो कहती है जी उनको साथ बिठाया जाए और वो बिज़नेस करते हैं, वो रीढ़ की हड्डी हैं और जो है वो उनको शिकायत ये है कि उनको जो है वो ये चोर समझा जाता है। तो ये भी एक बात दुरुस्त है, मैं भी इसको तस्लीम करता हूँ कि महकमे तंग तो करते हैं। बेचारा कोई जब बिज़नेस शुरू करता है तो उसको महकमों की जानिब से जिस तरह तंग किया जाता है, ये एक बड़ी कहानी है। इसके ऊपर भी फिर किसी दिन बात करेंगे। और रही बात दूसरी गाड़ियों की, तो वो सूरत हाल भी आपके सामने आ चुकी है कि गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो ऐसे बढ़ती हैं पाकिस्तान में कि उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते पीर के रोज़ से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।